हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्टैटिक थ्योरी एंड डायनामिक थ्योरी। तो यहाँ पे हम डायनामिक थ्योरी को स्टडी करेंगे। डायनामिक थ्योरी मींस व्हिच इज टाइम वेरिंग, व्हिच इज टाइम वेरिंग फील्ड। तो टाइम वेरिंग फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है, तो उस थ्योरी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि आपका मैथ से रिलेटेड है। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी को, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेल ऑपरेटर। अगर हम बात करते हैं तो डेल ऑपरेटर ये हम यूनिट 1 में भी बता चुके हैं। डेल इज इक्वल टू होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। दिस इज द डेल ऑपरेटर, और इसको हम लाप्लास ऑपरेटर भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद अगर हमारे पास कोई ई वेक्टर क्वांटिटी है, ई इज एनी वेक्टर, then divergence of E is equal to होता है डेल डॉट ई। ई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, ई वेक्टर के साथ। ई वेक्टर को भी अगर हम इस तरह से डिफाइन कर दें, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट विद ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई का आई के साथ, के के साथ और जे का जे के साथ हमारे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज द डाइवर्जेंस ई। डाइवर्जेंस ई हमें बताते हैं कितना फ्लक्स पर आपका एरिया से डाइवर्ज हो रहा है, उसको हम डाइवर्जेंस ई के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर ई। कर्ल ऑफ वेक्टर ई का मतलब होता है डेल क्रॉस ई। जो आपका वेक्टर गिवन है उस वेक्टर का लाप्लास ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ई एक्स आई ई वाई जे प्लस ई जेड के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, राइट। एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, आई जे के, यहाँ आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, और इधर आ जाएगा आपका ई एक्स ई वाई ई जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू को निकालते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स भी हैं, जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से पहले हम इंटीग्रेशन बताना चाहेंगे। बच्चों को इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका किस तरह से होता है। सपोज हमारे पास कोई भी एक ई वेक्टर है और हमने उसको सिंपल ई इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। और अगर इस तरह से सर्कल लगा हुआ है तो ये हो जाता है हमारा क्लोज सरफेस, ठीक है। ई क्या है, लाइन। ई वेक्टर हो गया, किसी पर्टिकुलर रीजन में हमने इसको इंटीग्रेट किया क्लोज सरफेस के अराउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। इसको लाइन इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अगर सरफेस है तो हम डबल इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ई डॉट डी एस। इस तरह से हम सरफेस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ ई डी वी, राइट। कई बार हम सरफेस इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रेशन लगा के ई डी एस और यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया सकता है। सिमिलरली वॉल्यूम को भी ई डी वी, इधर डी वी आएगा, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल ई वी। इस तरह से भी हम इनको लिख देते हैं शॉर्ट में। ये ई डी एल हमारे पास क्या है, ये लाइन इंटीग्रल हो गया, दिस इज लाइन। और ये क्या है, सरफेस, एंड दिस इज वॉल्यूम। इस तरह से हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम गॉस थ्योरम की बात कर रहे थे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो नेक्स्ट आती है आपकी क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन थ्योरम्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करके हम अगर सरफेस इंटीग्रल है तो सरफेस को वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम को हम यूज करते हैं सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए या फिर वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो इंटीग्रेशन दिखाए हमने यहाँ पे, इसी तरह से सपोज ई कोई वेक्टर है, ई इज एनी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ई हमारे पास कोई भी, तो गॉस थ्योरम के थ्रू ई डी एस सरफेस इंटीग्रल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू होगा किसके, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। तो वॉल्यूम को हम ट्रिपल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरह से साइड में वी लिख देंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जब ई डी एस को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर के साथ क्या चेंज आता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आ जाता है, डाइवर्जेंस ई डी। सेम हम वॉल्यूम को सरफेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी कैन कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा, और वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस को वॉल्यूम में आप कन्वर्ट करेंगे तो जो वेक्टर है उसके साथ क्या आ जाएगा, आपका डाइवर्जेंस आ जाएगा। डाइवर्जेंस मतलब ए का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरम है हमारी क्या, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम कहती है कि अगर ई कोई भी वेक्टर है तो हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से लाइन इंटीग्रल को ई डी एल, ई डॉट डी एल क्या हो गया हमारे पास, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है क्या, कर्ल ई डी एस। By using Stokes theorem, we can convert the line integral into surface integral और surface integral into line integral. तो लाइन से सरफेस और सरफेस से लाइन वाइस वर्सा। अगर हमारे पास कहीं पे भी ई डी एल है तो हम उसकी जगह पे कर्ल ई डी एस लिख सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, और कहीं पे कर्ल ई डी एस है तो हम उसकी जगह पे ई डी एल लिख सकते हैं। दिस इज द स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को यूज करके लाइन को सरफेस और सरफेस को हम लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट है आपका, जैसे डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टी। ये सब आपने 12th में पढ़े हुए फॉर्मूला है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बी इज इक्वल टू होता है क्या, म्यू नॉट एच। बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एच इज द मैग्नेटिक। इसी तरह से करंट को अगर हम करंट डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आई हमारे पास क्या हो गया, आई हमारे पास करंट हो गया, आई इज द करंट। इफ जे इज द करंट डेंसिटी तो इंटीग्रेशन जे डी एस, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कहता है करंट पर यूनिट एरिया, राइट। तो उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख देंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी एस। इसी तरह से चार्ज को अगर हम लिखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन रो डी वी। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू अपॉन वी। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में हम इसको लिख देंगे क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। रो इज द चार्ज डेंसिटी, राइट। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह से डी और ई को भी मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ। डी और ई दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस किसका हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। सेम बी और एच में डिफरेंस किसका हो गया, म्यू नॉट का। ठीक है, मतलब कि मीडियम का डिफरेंस आ रहा है। मीडियम और एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। डी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो भी ऑब्जेक्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो उसके सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ई क्या होता है आपका, सराउंडिंग का। सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम डिपेंडेंट होगा और जो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर होगा वो मीडियम डिपेंडेंट होगा, राइट। बट है दोनों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद इसी यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज
this lady is limit current. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम this lady current